हेलो दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों। आज हम भूगोल में मानव संसाधन के तहत आगे की कड़ी में हम आज साक्षरता के बारे में अध्ययन करेंगे। साक्षरता का मतलब तो आप सभी लोग अच्छे से समझते होंगे, पहले भी भूतपूर्व क्लासों में पढ़ चुके होंगे या आपको बताया जा चुका होगा। फिर भी एक नॉर्मली या सामान्य शब्दों में इसका अर्थ बताता हूँ। साक्षर का मतलब होता है साक्षर अर्थात जिसे अक्षर ज्ञान पता है, अक्षर ज्ञान है, ऐसा अक्षर ज्ञान जिसे वह लिख सकता है और पढ़ भी सकता है। और साक्षरता से तात्पर्य यही माना जा सकता है कि अगला लिख पढ़ सकता है और किसी भी अच्छे बुरे बातों को समझ सकता है, अनुभव कर सकता है, यही साक्षरता है। तो आज हम साक्षरता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम साक्षरता के बारे में यह बताने जा रहे हैं कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत देश की साक्षरता दर 74.04% था। देश की साक्षरता दर 74.04% था। अर्थात हर चार भारतीय में से 3 लोग शिक्षित थे, 3 लोग मतलब पढ़े लिखे थे। अब इसी कड़ी में हम आगे बताते हैं। जब भारत देश आज़ाद हुआ था, उस वक्त के तत्कालिक समय में, अर्थात जिसमें भारत देश आज़ाद हुआ था, तब का जो आज़ादी के बाद का जो पहला जनगणना हुआ था 1951 के समय, तब भारत देश का साक्षरता दर केवल 18% था। 18% का मतलब यही समझा जाएगा या मतलब इसका मतलब यही होता है कि 100 में केवल 18 लोग पढ़े लिखे थे, बाकी 82 लोग बिल्कुल पूरी तरह से निरक्षर थे, अंगूठा छाप थे या बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, उनको अक्षर ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। अब इसी कड़ी में देखते हैं हम आगे। सन 2001 में 64.84% साक्षरता का दर हो गया था। अर्थात 2001 में बहुत ज़्यादा साक्षरता का दर बढ़ गया था। और अभी का जो लेटेस्ट या अभी का सबसे जो लास्ट जनगणना हुआ है सन 2011 में, तो सन 2011 की जनगणना के हिसाब से देश की साक्षरता दर 74.04% है। और हर 10 साल, आप जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर 10 साल में जनगणना की जाती है या भारत सरकार द्वारा कराया जाता है जनगणना कर्मचारियों के द्वारा। तो अब 10 साल के बाद, अर्थात 2011 में 10 जोड़ देने से 2021 में नई जनगणना, उसमें नए डाटा, नए आंकड़े मिल जाएंगे। मतलब देश की कुल जनसंख्या कितना है, महिला पुरुष कितने हैं, या महिला पुरुष का साक्षरता दर कितने हैं, कितने शिक्षित लोग हैं, वो आगे कुछ समय बाद पता चल जाएगा। तो साक्षरता दर ऐसा है कि हर जगह अलग अलग है। कहीं महिला ज़्यादा है तो कहीं पुरुष ज़्यादा हैं, या कहीं स्थान पर भी डिपेंड करता है। कहीं किसी स्थान में ज़्यादा साक्षरता दर है तो किसी स्थान में साक्षरता का दर बिल्कुल कम है। तो यहाँ लिंग और स्थान के आधार पर, लिंग और स्थान के आधार पर साक्षरता दर में भिन्नताएं होती हैं। तो उसी भिन्नताओं को हम अभी समझेंगे या अध्ययन करेंगे। तो सन 2011 के जनगणना के अनुसार इसमें लिंग के आधार पर साक्षरता दर में भिन्नताएं पाई गई हैं। जैसे पुरुष का साक्षरता दर 82.14% है, और जबकि महिला का साक्षरता दर 65.46% है। यहाँ यूँ समझा जा सकता है कि महिला का साक्षरता दर कम क्यों है। एक तो सीधी सी बात समझ में आता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम हैं। जैसे कि आप लोग लिंग अनुपात में पढ़ चुके हैं, 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कितनी है, वो लिंग अनुपात कहलाता है। अर्थात 1000 पुरुषों के पीछे यहाँ भारतीय महिलाओं की संख्या 940 है। तो इससे जाहिर सी बात पता चल जाता है कि महिला की संख्या कम है, इस कारण महिलाओं का परसेंट भी साक्षरता दर में कम आता। और दूसरी बड़ी बात, महिलाओं को उतनी सुविधाएं
नहीं मिली रहती हैं या महिलाएं में अभी भी जागरूकता की कमी है, खासकर विशेषकर गांव जैसे एरिया में और दूर दराज जंगल वन वाला क्षेत्र या ट्राइबल वाले एरिया में या आदिवासी क्षेत्रों में। वहाँ की महिलाएं कम पढ़ी लिखी होती हैं या पढ़ नहीं पाते हैं या कोई गरीबी के कारण या अन्य कई सारी पुरानी परंपरावादी रूढ़िवादी कारण, इस वजह से भी महिलाओं की संख्या पढ़ने लिखने में कम होता है। इस वजह से महिला का साक्षरता दर थोड़ा कम है पुरुषों की तुलना में। अब हम लिंग के आधार पर हो चुका, अब हम स्थान के आधार पर साक्षरता दर का अध्ययन करेंगे कि स्थान के आधार पर साक्षरता दर में भिन्नताएं क्या है। तो केरल में आप देख रहे हो जैसे कि 93.93% साक्षरता का दर है। उसी तरह मिजोरम केरल जो कि दक्षिण भारतीय राज्य है, अविकसित राज्य भी है। और इसी तरह मिजोरम को आप जानते हैं कि ये उत्तर पूर्वी भारत का अंग है। उत्तर पूर्वी भारत का एक राज्य है जो 7 सिस्टर्स में से एक है। मिजोरम की राजधानी आपको जानते हैं आइजोल है। तो यहाँ मिजोरम का साक्षरता दर 91.58% है। उसी तरह त्रिपुरा राज्य भी उत्तर पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य है, यानी ये भी 7 सिस्टर में से एक राज्य गिना जाता है। यहाँ की साक्षरता दर 87.75% पाया गया है या है। अब इन आंकड़ों को देखने से तो यही निष्कर्ष निकलता है कि ये केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, इनका जो साक्षरता दर का जो दर है वह राष्ट्रीय औसत से भी उच्च दर वाला है, अर्थात राष्ट्रीय औसत से उच्च दर वाले ये सब राज्य हैं। अब चूँकि आप जानते हो कि देश की साक्षरता दर 74.04% है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब हम देखते हैं जस्ट स्थान के आधार पर अब निम्न राष्ट्रीय औसत से भी निम्न दर वाला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम। तो यहाँ देखेंगे बिहार राज्य में 63.82% है साक्षरता दर, जो कि देश की साक्षरता दर 74.04% जो औसत साक्षरता दर है उससे भी कम है। राजस्थान का 67.06% है, झारखंड का 67.65% है। ये राज्य जो उदाहरण के तौर पर दिया गया, ये राष्ट्रीय औसत से भी निम्न दर वाला राज्य है। राष्ट्रीय औसत से भी निम्न दर वाला राष्ट्रीय औसत से भी निम्न साक्षरता दर वाला राज्य है। अभी निम्न है, इसके पीछे तो सीधा कारण समझा जा सकता है कि बिहार बहुत ही पिछड़ा वाला राज्य है और गरीब प्रधान राज्य है। वहाँ कई असमानताएं हैं, ऊंच नीच, जाति भेदभाव भी है। खैर यहाँ जाति भेदभाव की बात नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ राष्ट्रीय असमानता कहा जा सकता है, यानी जैसे आर्थिक असमानता है। राजस्थान में भी पुरानी परंपरावादी, वहाँ ऐतिहासिक काल से ही वहाँ की महिलाओं को विशेष ऊंचा दर्जा नहीं दिया जाता था। उनको केवल 4 दीवारों में और 4 दीवारों के भीतर बच्चे पालने, घर संभालने अर्थात और घर का कामकाज संभालने के लिए उनको सौंपा जाता था। और उनको शिक्षा के प्रति भी विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, उनको शिक्षा के प्रति जोर नहीं दिया जाता था। इस वजह से भी शिक्षित नहीं होने के कारण पिछड़ते चले गए, यानी उनको पढ़ाया नहीं जाता था। झारखंड भी उसी तरह इन्हीं दोनों राज्यों की तरह है, और झारखंड खासकर ये ट्राइबल एरिया वाला राज्य है, तो सुदूर क्षेत्रों में महिलाएं चाहे पुरुष हो, खासकर उन लोग पढ़ने से वंचित हो जाते थे। इस वजह से भी इस राज्यों में साक्षरता दर की कमी है। अब इसी कड़ी में हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर। छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर इन राज्यों की तुलना में जो निम्न स्तर वाले जो राज्य जैसे बिहार, राजस्थान, झारखंड, इनकी तुलना में थोड़ा छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर अच्छा है, फिर भी ये राष्ट्रीय औसत से कम है। यहाँ की साक्षरता दर 70.28% है। अगर हम लिंग के आधार पर पुरुष और महिलाओं का तुलना करेंगे तो
पुरुष का स्थिति ठीक लगता है। पुरुष की साक्षरता दर 80.27% है, जबकि महिला का साक्षरता दर केवल 60.24% है। तो सभी राज्यों में साक्षरता दर ऊंचा हो, अच्छा हो, इसके लिए तो सरकार को कई नीतिगत नियम बनाने चाहिए। और जो पुराने समय के जो पुराने ढर्रे पे चलने वाले जो नीतिगत नियम है या उसमें विसंगतियां हैं, उनको दूर करना चाहिए और राज्यों के प्रति सुधार कार्यक्रम चलाना चाहिए। वहाँ अधिक से अधिक स्कूल, कॉलेज, उच्च शिक्षा स्तर पर कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थाएं, साथ ही साथ शिक्षकों की नियुक्ति और स्कूल निर्माण, सड़क निर्माण और आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना चाहिए, जिससे कि लोग इसका समुचित रूप से लाभ ले सके और वो राज्य मतलब शिक्षा के क्षेत्र में विकास कार्य कर सके या आगे बढ़ सके। तो इस तरह साक्षरता दर बढ़ा जा सकता है। अब हम आगे देखते हैं छत्तीसगढ़। अब हम आगे देखते हैं जनसंख्या और विकास। जनसंख्या और विकास का एक दूसरे से संबंध है। जनसंख्या क्या है? जनसंख्या के बारे में पढ़ा जा चुका, विकास भी आप लोग पढ़ चुके हैं इसे भूतपूर्व अध्याय में, तो इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सीधा सीधा ये समझा जा सकता है विकास का मतलब क्या माने। विकास का मतलब उत्पादन में सतत वृद्धि, या कोई भी उत्पादन कार्य में या कोई भी नई चीज़ का निर्माण करते हैं उसमें क्या सतत वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उससे क्या लोगों को लाभ हो रहा है, तो क्या उसे कोई विकास माना जाएगा। इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा किया गया है। और इसी विकास से या जनसंख्या और विकास से रिलेटेड हमारे दो महान अर्थशास्त्री महबूब उल हक जो कि पाकिस्तान से हैं, और डॉक्टर अमर्त्य सेन जो कि भारत से बिलोंग करते हैं। अमर्त्य सेन को आप लोग तो जानते होंगे। इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान देने के लिए अर्थशास्त्र या आर्थिक नीतियों में या आर्थिक अर्थशास्त्र में इनको बहुमूल्य योगदान देने के लिए विश्व का जो सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है, डॉक्टर अमर्त्य सेन जी को। तो यह हम आगे इन दोनों के विचार के बारे में पढ़ते हैं। इन दोनों के विचार क्या था? इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में जो संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के तहत इन्होंने मानव विकास को मापने के कुछ सुझाव अपना प्रदान किए हैं या सुझाव दिए हैं। मानव विकास को मापने के कुछ सुझाव दिए हैं, या मानव विकास कैसे किया जा सकता, मानव विकास को मापने का आधार क्या हो सकते हैं या क्या तरीका है, उसको उन्होंने सुझाव दिया है। इनके विचारों के अनुसार इन्होंने कहा है किसी देश के लोगों का विकास इस बात पर निर्भर है कि उसके पास अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने के मौके हैं या नहीं, और क्या उनके पास वे ज़रूरी क्षमताएं हैं, और उनके पास क्या ज़रूरी क्षमताएं हैं जिनकी मदद से वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। अर्थात मानव विकास के उद्देश्य मानव क्षमताओं की वृद्धि और उनका भरपूर उपयोग करना है। अर्थात इनका विचार ऐसा था कि लोगों का विकास इस बात पर निर्भर होना चाहिए कि क्या वह अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने के मौके को भुना सकते हैं कि नहीं, या अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने के मौके को भुनाने के लिए भी उनके पास क्या इतनी भी ज़रूरी क्षमताएं हैं उनके पास जिसकी मदद से अपनी इच्छाओं की जो भी इच्छा उसकी पूर्ति कर सके। तो इसका मतलब यह है कि मानव विकास का उद्देश्य ये होना चाहिए कि
मानव क्षमताओं की वृद्धि, यानी मानव की क्षमताओं को वृद्धि करना है और उनका भरपूर उपयोग करना है, या उनका भरपूर उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस पर जोर देना है। यही विचार इन दोनों महान अर्थशास्त्रियों ने दिया है। आगे उन्होंने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अर्थात यूनो विकास कार्यक्रम के अनुसार इन्होंने मानव विकास को मापने के कुछ आधार बताए हैं। मानव विकास को मापने के कुछ आधार बताए हैं या कुछ मापदंड बताया गया है, जिसमें पहला तो स्वास्थ्य है, अर्थात व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसे है या उस देश के व्यक्तियों का स्वास्थ्य कैसे है, वहाँ स्वास्थ्य की क्या सुविधाएं हैं, और उस स्वास्थ्य के आधार पर व्यक्ति की कितना जीवन जीने की संभावना कितनी है, वो कितना जीवन जी सकता है, उसकी क्षमता कितनी है, अर्थात जन्म पर संभावित आयु उसका क्या है, और इसी तरह मानव विकास को मापने का दूसरा पैमाना या मापदंड है शिक्षा, अर्थात वहाँ मानव या वहाँ व्यक्ति, किसी भी देश के व्यक्ति कितने वर्ष तक पाठशाला में समय गुजारा, कितने वर्ष तक अपने पाठशाला में समय गुजारा और कितने वर्ष तक शिक्षा प्राप्त किया, ये भी मायने रखता है मानव विकास को मापने का। तीसरा आर्थिक विकास भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मायने रखता है कि किसी भी देश के मानव विकास को मापने के एक प्रमुख आधार आर्थिक विकास को भी माना जा सकता है कि उस देश में प्रति व्यक्ति आय सालाना कितना होता है। तो इस तरह हम इन तीनों के आधार पर या तीनों के मापदंड के आधार पर मानव विकास को माप सकते हैं या मानव विकास को मापा गया है। तो यहाँ मानव विकास के अनुसार देखा जाए तो भारत विश्व में 130वां स्थान रखता है। भारत का स्थिति बहुत ही नाजुक है देखा जाए तो। इसके कई कारण हैं। यहाँ तो गरीबी है, जनसंख्या बहुत अधिक है, अशिक्षित लोग ज़्यादा हैं। जहाँ तक जानकारी के अनुसार यहाँ 28 करोड़, अभी वर्तमान के समय में 28 करोड़ व्यक्ति अशिक्षित हैं, मतलब जो शिक्षा से दूर हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। और विश्व में सबसे ज़्यादा निरक्षर या बिना पढ़े लिखे लोग भारत में ही मिलते हैं, जो कि मैंने बता चुका 28 करोड़ के लगभग हैं। तो मानव विकास के अनुसार देखा जाए तो भारत विश्व में 130वां स्थान रखता है, जिसको 609 अंक मिला है। ये यूनो के विकास कार्यक्रम के अनुसार है। इसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 के आधार पर बताया जा रहा है या बता रहा हूँ। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 के अनुसार, मतलब इसमें यूनो के पास ये रिकॉर्ड है। इसी तरह हम देखेंगे तो प्रथम स्थान मानव विकास किस देश में कितना ज़्यादा है या कितना है, उस आधार पर देखा जाए तो प्रथम स्थान नॉर्वे देश, जो कि यूरोप महाद्वीप का एक प्रमुख विकसित देश है। नॉर्वे को प्रथम स्थान रखा गया मानव विकास के आधार पर। मानव विकास को मापने के आधार पर नॉर्वे को प्रथम स्थान रखा गया, जिसको 944 अंक प्रदान किया गया है और विश्व में प्रथम स्थान है। अब इन दोनों भारत और नॉर्वे देश दोनों की तुलना करने के आधार पर देखेंगे कि भारत में जन्म पर संभावित आयु 68 वर्ष है। भारत में जन्म पर संभावित आयु या भारत में जीवन जीने की जो क्षमता है, अधिकतम आयु लगभग 68 वर्ष है, एवरेज औसत आयु। तो उसी तरह देखा जाए तो नॉर्वे देश का 81.6 वर्ष है यहाँ की जीवन जीने की क्षमता, यहाँ के जन्म पर संभावित आयु, जन्म लेने पर संभावित आयु 81.6 वर्ष है। तो भारत में कम है, नॉर्वे में ज़्यादा है। इसका तो सीधी बात है, नॉर्वे बहुत विकसित देश है। यहाँ के प्रति व्यक्ति आय भी ज़्यादा है। यहाँ सारे आधारभूत संरचनाएँ बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है या एकदम उच्च तकनीकी वाले हैं। यहाँ हर सारी आधारभूत सुविधाएँ मतलब विकसित हैं या फिर सुविधाएं से भरी पड़ी हैं। जैसे यहाँ
सड़क यातायात, रेल विभाग, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में ये बहुत आगे हैं। यानी यहाँ शिक्षा क्षेत्र में सभी लोग में इतना सुविधाएं कि सभी लोग पढ़े लिखे हैं। यहाँ तक कि आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत आगे हैं, और स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी ज़्यादा हैं कि यहाँ मतलब अस्पताल भी अच्छे हैं, डॉक्टरों की भी कमी नहीं है, सारी सुविधाएं हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी। इसलिए यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना सुविधा प्राप्त है कि यहाँ लोगों को हर सुविधा, स्वास्थ्य में हर सुविधा मिल जाता है कि यहाँ के लोगों की जीवन जीने की क्षमता स्वतः ही बढ़ जाता है, जो कि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में बहुत सारी क्या बोला जाए, बहुत सारी सुविधाएं, आधारभूत सुविधाओं की कमी है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो गांव-गांव में या लोकल स्थान पर भी डॉक्टरों की कमी है ना। यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की कमी है, और वहाँ नर्स डॉक्टरों की भी उपलब्ध नहीं है, और मेडिकल लाइन में भी मेडिसिन की भी कमी है। मतलब बहुत सारे स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भारत देश पिछड़ा हुआ है। इस वजह से यहाँ जीवन जीने की संभावित आयु न्यूनतम है। भारत में औसतन वयस्क व्यक्ति को देखा जाए, तो यहाँ लगभग 5.5 वर्ष, 5.4 अर्थात 5.5 वर्ष तक स्कूल में पढ़ता है या पढ़ा है। जबकि नॉर्वे में देखेंगे, नॉर्वे देश में तो 12.5 वर्ष, करीब 13 वर्ष तक के वहाँ का औसत व्यक्ति 13 वर्ष तक स्कूल में व्यतीत किया हुआ रहता है या शिक्षा क्षेत्र में व्यतीत किया हुआ रहता है। अब हम प्रति व्यक्ति आय की तुलना में देखेंगे तो भारत में प्रति व्यक्ति आय सालाना केवल 5,497 अमेरिकी डॉलर है। 5,497 अमेरिकी डॉलर है। $1, जैसे जब बच्चों आप लोग जानते हैं कि $1 बराबर लगभग अभी के समय में 80 रुपये है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं कितनी अमेरिकी डॉलर, कितना राशि होता है भारतीय करेंसी में या भारतीय राशि में, भारतीय रुपये में। अब हम उसी को दूसरा तुलनात्मक रूप में नॉर्वे देश का देखेंगे, जो कि बहुत विकसित देश है यूरोप महाद्वीप का। तो यहाँ के प्रति व्यक्ति आय जो कि सालाना के आधार पर आकलन किया गया 64,992 अमेरिकी डॉलर है। इसी से समझा जा सकता है कि भारतीय प्रति व्यक्ति आय सालाना नॉर्वे देश की तुलना में कुछ भी नहीं है। तो ये सारे डेटा हम जो अध्ययन किए, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 के अनुसार है, के आधार पर है। तो मानव विकास को, इसी तरह मानव विकास को मापने के अन्य मापदंड भी हो सकते हैं, जैसे साक्षरता दर कितना है, कुपोषित बच्चों व वयस्कों की दर क्या है, शिशु व बाल मृत्यु दर कितना है, या मातृत्व मृत्यु दर कितना है। ये सब भी मानव विकास को मापने के अन्य मापदंड हो सकते हैं। अब आगे हम आते हैं जनसंख्या एवं गरीबी। जनसंख्या एवं गरीबी तो जनसंख्या एवं गरीबी तो अब आप लोग को जनसंख्या और गरीबी, संसाधन और उत्पादन, जनसंख्या एवं गरीबी को दोनों के एक दूसरे के करीबी संबंध माना जा सकता है। अगर अधिक जनसंख्या होगी तो लोगों को काम नहीं मिलेगा, हर किसी को लोगों को काम नहीं मिलेगा, या संसाधन भी उनको मुहैया नहीं हो पाएगा, जिससे लोगों को काम नहीं मिल पाएगा या नौकरी नहीं मिल पाएगा, तो उनका आय का साधन नहीं होगा, और आय के साधन नहीं होंगे तो उनकी गरीबी बढ़ती रहेगी। और ज़्यादा गरीबी होने के कारण भी लोग, आय का साधन ना होने के कारण शिक्षित नहीं हो पाते हैं, और कई चीज़ों से अनभिज्ञ रहते हैं, और कई चीज़ों से अनभिज्ञ होने के कारण क्या है, गरीबी में देखा जाता है कि गरीबी लोगों में देखा जाता है कि वो ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं ताकि अधिक से अधिक कमा सकें, आय का जरिया बन सके, इस वजह से, और जिसके कारण जनसंख्या ऑटोमेटिक बढ़ते जाता है। तो ये है। तो क्या अधिक जनसंख्या गरीबी कारण है?
इस पर बहुत समय से आप लोग को पता है कि लंबे समय से विवाद चलता रहा है। तो कई लोगों को मानना यह रहता है कि संसाधन और उत्पादन सीमित होते हैं। जनसंख्या अधिक हो तो संसाधन का उपयोग सभी को कम करना पड़ता है, और जनसंख्या कम हो तो संसाधन सभी को लगभग अधिक उपलब्ध हो जाता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिसमें पहली बात यह है कि उत्पादन और संसाधन सीमित नहीं होते हैं, बल्कि ये तकनीक पर निर्भर करते हैं। तकनीक पर निर्भर करते हैं। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि पहले के ज़माने में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए लकड़ी जलाकर लोग ताप पैदा करते थे, और यानी उनका ऊर्जा का स्रोत जंगल पर निर्भर होता था, जंगलों पर निर्भर होता था, जो कि सीमित थे। लेकिन अभी के समय में देखा जाता है, अभी वर्तमान समय में खनिज कोयला, खनिज तेल और गैस का उपयोग होने लगा, या इसका उपयोग करते हैं, तो इससे हमें ऊर्जा के नए और विशाल भंडार हमको मिलता है। यानी इसमें हमको ज़्यादा ऊर्जा की खपत होती है, ज़्यादा ऊर्जा मिलता है। यानी इनके उपयोग करने से हमको ऊर्जा के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ। तो यहाँ तकनीक निर्भर कर रहा है, संसाधन सीमित नहीं होता बल्कि तकनीक पर निर्भर होता है। यदि तकनीक रहा तो उत्पादन और संसाधन दोनों सीमित नहीं होते बल्कि और अधिक होते चले जाते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि समाज में कितना उत्पादन होगा, या इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ काम करने के लिए लोग कितने हैं, उनकी कार्यकुशलता क्या है। समाज में अधिक कार्यकुशल लोग होने पर ही उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। अधिक कार्यकुशल होना मतलब यानी वो कार्य करने में कुशल है कि नहीं है, अर्थात वह स्वस्थ है और शिक्षित है कि नहीं है, और किसी भी काम को करने में वह क्या उसमें ट्रेंड है कि नहीं है, कुशल है कि नहीं, या उसमें कुशलता प्राप्त किया है कि नहीं। जैसे इंजीनियरिंग होना या पॉलिटिक किया हुआ है, या अन्य चीज़ें, या उस चीज़ पर वो मास्टर ट्रेंड है कि नहीं उस तकनीकी कार्य को करने में, यह सब का होना भी जरूरी है, तभी उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। मतलब कहने वाला यहाँ कि काम करने वाले लोग हैं कि नहीं, इसको भी देखा जाता है। यदि मान लीजिए काम करने वाले लोग नहीं हैं तो उत्पादन को बढ़ाया नहीं जा सकता है। कैसे? जैसे रूस देश में देखा गया है कि वहाँ की जनसंख्या कम होती जा रही थी, तो वहाँ की सरकार ने आबादी को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया, उनको प्रेरित किया, ताकि जनसंख्या बढ़े, और जनसंख्या बढ़ेगी या आबादी बढ़ेगा तभी तो वहाँ के जो विशाल कारखाने हैं, कई दफ्तर हैं, खेत हैं, उस पर काम करने वाले लोग मिलेंगे, और इस तरह से उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। अब हम तीसरी बात में यह देखेंगे। तीसरी बात यह है कि गरीबी साधनों की कमी कारण नहीं होता। गरीबी साधनों की कमी कारण नहीं होता है, बल्कि उसके असमान वितरण के कारण होता है। गरीबी साधनों की कमी से नहीं होता बल्कि उसके असमान वितरण के कारण होता है। अगर समाज के कुल उत्पादन को सभी लोग समान बांट देंगे, अगर समाज के कुल उत्पादन जो भी उत्पादन हो रहे हैं उसको सभी लोगों में समान बांट देते हैं, तो इससे ना तो कोई गरीब रहेगा ना कोई अमीर रहेगा, बल्कि सभी समान रहेंगे, सभी लोगों में समानता रहेगा। किंतु ऐसा होता नहीं है। फिर भी जैसे कम आबादी होते हुए अगर समाज में असमानता है, यदि किसी देश में भी कम आबादी होते हुए समाज में असमानता है तो वितरण असमान होगा। समाज में असमानता तो वितरण असमान होगा, और कुछ लोग गरीब बने रहेंगे। इसका बेस्ट उदाहरण अमेरिका देश में माना जा सकता है। अमेरिका विकसित होते हुए भी वहाँ भी गरीबी पाई जाती है, कारण वहाँ के समाज में असमानता है, जिसके कारण साधनों में भी असमान वितरण है। इस वजह से उनमें गरीबी पाया जाता है।
तो अब आगे हम देखेंगे, आगे हम इसी समस्या पर आगे अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं ऊर्जा संसाधनों खपत। जैसे कि आप लोग आरेख 5.4 के अनुसार, पुस्तक में जो आरेख 5.4 दिया गया उसके अनुसार उसमें देखा गया है जो खनिज तेल है, खनिज तेल का प्रति व्यक्ति आय सालाना यानी साल भर के तौर पर वहाँ खनिज तेल का उपयोग प्रति व्यक्ति जो ऊर्जा के तौर पर करता है वो उसका वितरण कैसे है, उसका उपयोग करने उसका ऊर्जा के तौर पर जो उपयोग करता है वो उसका स्तर कैसा है, इसको दिखाया गया है। तो इसमें आप लोग देख रहे हो कि खनिज तेल का उपयोग जो कि प्रति व्यक्ति ऊर्जा के तौर पर करता है, जो गरीब देश हैं जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, नाइजीरिया, इंडोनेशिया आदि देश 1000 किलोग्राम से भी कम खनिज तेल का उपयोग ऊर्जा के तौर पर कर पाता है। जबकि जस्ट इसका उल्टा है, विकसित राज्य हैं, विकसित देश हैं जैसे अमेरिका, रूस, जापान, इटली, फ्रांस आदि, इन देशों के लोग 2000 किलोग्राम प्रति व्यक्ति 2000 किलोग्राम से भी अधिक खनिज तेल का उपयोग सालाना या साल भर में उपयोग कर लेता है। अमेरिका में तो प्रति व्यक्ति खनिज तेल का उपयोग सालाना तौर पर 7032 किलोग्राम करता है, जबकि रूस में 5113 किलोग्राम प्रति व्यक्ति पूरे साल भर में खनिज तेल का उपयोग कर पाता है। तो इन देशों में की तुलना में बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, नाइजीरिया, इंडोनेशिया आदि देश के प्रति व्यक्ति तो जो खपत करता तो वो तो कुछ भी नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? इसके भी कारण है कि एक तो भारत देश की आबादी बहुत ज़्यादा है। अमेरिका की आबादी तो भारत की 1/4 है। उसके बावजूद भी अमेरिका में ज़्यादा संसाधन है और अमीर देश है, और वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत है। इस वजह से वहाँ के व्यक्ति भारत से भी ज़्यादा, कम जनसंख्या होते हुए भारत से भी ज़्यादा खनिज तेल का उपयोग करता है ऊर्जा के तौर पर। और भारत में सभी लोग समान रूप से अमीर नहीं हैं, सामानों का वितरण भी असमान है। जैसे कि उपरोक्त बातों में आप लोग को बताया जा चुका है। और सभी लोग भी समान संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। खासकर अमीर लोग तो कर लेते हैं, लेकिन सुदूर अंचल के लोग या आदिवासी क्षेत्रों के लोग, गरीब लोग संसाधनों का उपयोग बिल्कुल नहीं कर पाते हैं और इनका गणना करना भी बहुत ही मुश्किल है। आगे हम देखते हैं कि 1974 बुखारेस्ट जनसंख्या सम्मेलन, जिसमें भारत ने भी प्रतिनिधित्व किया था। यानी हम देख चुके हैं जीवन स्तर जीने का पूरी दुनिया में सब जगह अलग अलग है। इसका कारण हो सकता है कि सभी दुनिया के पास संसाधन तो पर्याप्त है, लेकिन या सीमित हैं, पर्याप्त भी है, सीमित भी है, लेकिन सभी जगह असमान वितरण लिए हुए है और सभी देशों में संसाधन का उपयोग समुचित रूप से नहीं हो पाता है। तो हमें यह जान लेना आवश्यक है कि गरीबी और ऊंची जनसंख्या वृद्धि दर के बीच कुछ तो जरूर संबंध है। तो इसी तारतम्य में आपको बताया जा रहा है या बताता हूँ कि 1974 में बुखारेस्ट एक बड़ा शहर है, मतलब यूरोप कंट्री में आता है शहर है। 1974 में बुखारेस्ट में हुए जनसंख्या सम्मेलन में भारत ने अपना एक विचार विश्व को दिया था कि विकास ही सर्वोत्तम गर्भ निरोधक है। अर्थात विकास तभी होगा जब आबादी अपने आप कम हो जाएगी। यानी हम यहाँ विकास को गर्भ निरोधक माने हैं। विकास करोगे तो ऑटोमेटिक ही आबादी कम होगा, क्योंकि हम अक्सर देखा गया है कि विकसित देशों में जैसे कि अमेरिका, जापान, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे आदि देश जो कि विकसित देशों में गिना जाता है, यहाँ के विकसित देशों में
अक्सर देखा गया है यहाँ के लोग शिक्षा और कार्यकुशलता बहुत अधिक होता है यहाँ के लोगों में, और यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं भी बहुत ही कारगर है या बहुत ही अच्छी है, जिसके कारण यहाँ मृत्यु दर, खासकर विशेषकर बाल मृत्यु दर बहुत कम है और उनकी औसत उम्र भी बहुत ज़्यादा है। और इन देशों में प्राय यह देखा गया कि यहाँ की महिलाओं को स्वतंत्रता और अपने जीवन और व्यवसाय के बारे में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। तो इन सब बातों का यह प्रभाव देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है कि वहाँ के लोग कम बच्चा पैदा करते हैं, क्योंकि वे शिक्षित होते हैं और अच्छी सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए वो कम से कम बच्चे पैदा करते हैं। और हम अक्सर ये भी देखें कि जिन देशों में बच्चों में मृत्यु दर अधिक है, वहाँ के माता पिता को पता नहीं चल पाता, यानी यह नहीं समझ पाते कि उनके बच्चे जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसलिए वो 2 से अधिक बच्चे पैदा करते हैं। उनको ये लगता है कि ताकि कोई ना कोई एक तो बचेगा, इस तरह से उनके सहारा बनेगा, उनके आय का जरिया बनेंगे। इस तरह जिन देशों में अधिकांश लोगों को कम वेतन पर भी काम करना होता है और अपने परिवार की ज़रूरतों को भी पूरा करना रहता है, इसलिए वे बाल मजदूरी का उपयोग करते हैं। और बाल मजदूरी का उपयोग करते हैं, इसका मतलब यह माना जाता है कि जिसके कारण बच्चे अधिक पैदा करने का एक कारण है कि ताकि हम बच्चों से भी काम करा सकें। माता पिता यही सोचते हैं, अक्सर उनका सोचना यह रहता है कि अधिक बच्चे होंगे तो हमारी आमदनी भी अधिक होगी, क्योंकि काम करने वाले अधिक मिलेंगे। और जिन समाजों में महिलाएं शिक्षित होती हैं या पढ़ी लिखी होती हैं और अपना जीवन अपनी रुचि के अनुसार संचालित करने के लिए स्वतंत्र हैं या अपनी सोच रखते हैं, वहाँ बच्चे कम पैदा करते हैं। और जो बच्चे पैदा होते हैं उनको देखभाल भी उचित तरीके से किया जाता है, क्योंकि 1 या 2 ही बच्चे ही होते हैं और वो नौकरी वाले भी होते हैं और कमाने वाले भी होते हैं, इसलिए बच्चों का, वहाँ के बच्चों का उचित देखभाल हो जाता है। तो कुल मिला के इन उपयुक्त बातों से या उपयुक्त बातों से हमको यही चीज़ समझ में आता है कि विकसित समाजों में या विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि दर इन गरीब देशों की तुलना में या अधिक जनसंख्या वाले देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर अपेक्षा कम है। विकसित देशों में, मतलब विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि दर कम है गरीब देशों की तुलना में। तो भारत में भी कुछ जगहों में ऐसे राज्य हैं जहाँ विकसित राज्य जैसे केरल और तमिलनाडु, यहाँ की शिक्षा बहुत उच्चतम है, विशेषकर यहाँ की महिलाएं शिक्षा और महिला स्वतंत्रता यहाँ अधिक है और जनसंख्या दर भी, वृद्धि दर भी कम है। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं कि अगर सभी लोगों को विकास के लाभ तक पहुँचाना है तो संसाधनों के वितरण जो हैं उसकी असमानता को दूर करना पड़ेगा, या संसाधनों का जो वितरण है उसकी असमानता दूर होती है तो स्वतः ही गरीबी दूर होगा। गरीब लोगों तक भी बुनियादी जो भी सुविधाएं हैं या रोजगार हैं वो उनको अवसर मिलेंगे या उपलब्ध होंगे, और इससे जनसंख्या और विकास के बीच की खाई कम होगी, अर्थात जनसंख्या कम होंगे तो अर्थात विकास होगा और सभी को संसाधन प्राप्त होंगे, सभी को अवसर उपलब्ध होंगे तो जनसंख्या कम होगी या आबादी का जो भी प्रश्न है वो हल हो जाएगा। इस प्रकार सरकार को यह भी देखना चाहिए कि उनको जो भी बाधाएं हैं या जो भी नीतिगत बनाया गया है, नीति निर्माण किया गया उसमें विसंगतियां हैं, उनको दूर करना होगा और इस तरह हम जनसंख्या एवं गरीबी पर कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह आप लोग का अध्ययन यहीं पर समाप्त होता है और आप लोग इस बातों को गौर करेंगे और बच्चों से यही आशा है कि इन सारे तथ्यों को गौर करेंगे और आगे अपने देश के और अपने समाज के विकास कार्यों में अपना योगदान प्रदान करेंगे। धन्यवाद।